मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और 1857 तक की मॉडर्न हिस्ट्री के जिस फर्स्ट सेगमेंट का हमने जिम्मा उठाया था उसका आज एंड पॉइंट आ गया है, यानी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर के 1857 तक हमने पूरी इंटीग्रिटी के साथ, निष्पक्षता के साथ और पूरे रेलेवेंस में डीपली जा करके ऑलमोस्ट 54-55 लेक्चर्स के अंदर ये फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट किया है। इसके बाद हम टच करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड सेगमेंट जिसे कहा जाता है द फ्रीडम स्ट्रगल, और इसकी बिगनिंग होगी रिबेलियंस रिवॉल्ट्स, यानी कि रिएक्शन अगेंस्ट द एलियन रूल। और रिएक्शन अगेंस्ट द एलियन रूल में पॉपुलर रिवॉल्ट्स, ट्राइबल रिवॉल्ट्स एंड पीजेंट रिवॉल्ट्स करके हम करेंगे 1857, वहीं से आगे चले जाएंगे। लेकिन वहाँ तक का सफ़र हमने तय कर लिया। क्या कुछ नहीं सीखा हमने, हर चीज़ को छुआ, क्योंकि आगे की सारी हिस्ट्री इसी पे बेस्ड है और कुछ भी नहीं। क्योंकि रिएक्शन अगेंस्ट द एलियन रूल आपने देख लिया, और एक्शन पता है अगर, तो रिएक्शन तो आप जान ही लेंगे। एक्शन सारे हमने आपको डीपली कराया। आज वाइंड अप लेक्चर है, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार आ गया है, और इसको कुछ ऐसा कहा जाता है द 18th सेंचुरी इंडिया। हम जब 18th सेंचुरी इंडिया आपको कराएंगे 1700 से 1800 के 100 साल ये वाले, तो हम इसका नाम रखेंगे द 18th एंड द मिड 19th सेंचुरी इंडिया। 1857 तक का इंडिया भी होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर को कंपैरेटिव एनालिसिस में लेके चलूँ। इंडियन एंड कॉलोनियल पॉलिटिक्स, इंडियन एंड नेटिव एंड कॉलोनियल पॉलिटिक्स, नेटिव माने इंडियन, एंड कॉलोनियल इकोनॉमिक्स, इंडियन एंड कॉलोनियल कल्चर, सोसाइटी, ट्रेड, कमर्स। लेक्चर विल बी वेरी क्रिएटिव, कंपैरेटिव, एग्जॉस्टिव, डीप। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्योंकि हमारे सारे टॉपिक्स एनालिटिकल हुआ करते थे, उसमें सब पढ़ाया। लेकिन अगर आपसे पूरे फुल 150 साल का हिसाब मांगा जाए, आज के लेक्चर में बस वही है। इवेंट टू इवेंट आपने पढ़ा है, आज 150 साल का हिसाब रखेंगे आपके सामने। शुरुआत करते हैं। मार्क, जब हम 18th सेंचुरी इंडिया की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी इंडिया में बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हम अलग अलग हेडिंग्स में कवर करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, सब कुछ। शुरुआत करते हैं 18th सेंचुरी इंडिया के टॉपिक की, और इस 18th सेंचुरी एंड मिड 18th इसकी बिगिनिंग पॉलिटी से होगी। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी हुआ करती थी उसको समझते हैं। देखिए, आज का जो भारत आपके सामने खड़ा होगा, मैं इसके लिए टाइम फ्रेम चूज़ करता हूँ 1707, औरंगज़ेब की डेथ। 1707 डेथ ऑफ औरंगज़ेब, ये ज़्यादा रेलेवेंट टाइम रहेगा बातों को समझाने के लिए। पॉलिटिकल सिचुएशन, हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भारत की बात करें, वो भारत जिसमें 1526 में बाबर ने मुग़ल रूल की नींव रखी थी, उसके बाद उसे ज़्यादा समय नहीं मिला, एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं दे पाया। एडमिनिस्ट्रेशन का एक काम हुमायूं ने शुरू किया, लेकिन वो बैटल्स में ही रहा। ज़िम्मा सारा अकबर के ऊपर आता है। अकबर की दी हुई एडमिनिस्ट्रेशन, और अकबर ने ही इसे कंसोलिडेट भी किया, ऑर्गेनाइज़ किया, और अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने उसी को फर्दर फिर एक्सपेंड किया। अकबर के समय से लेकर के अगर हम औरंगज़ेब के समय तक देखें, तो वहाँ उनके द्वारा दिया गया वो पॉलिटिकल सिस्टम ही अब 18th सेंचुरी में रियून होगा, ख़त्म होगा, बर्बाद होगा। तो बर्बादी देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। ओके, ये चेंजेस भी देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखेंगे, और डिस्ट्रक्शन भी देखेंगे। हालांकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने ये लेक्चर पहले भी एक दिया है पूरा, जिसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझाए थे कि किस तरह से ब्रेक हुआ इंडिया का इन द 18th सेंचुरी पॉलिटिकल सिनेरियो में, कि ब्रिटिशर्स क्यों जीत पाए, क्यों मराठास स्ट्रांग हो पाए, किस तरह से फ्रेंच ग्रुप्स स्ट्रांग हो गए, रीजनल पावर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ये लेक्चर डीपली था। आज वाइंड अप में, क्योंकि पॉलिटिकल हेडिंग में इसका जिक्र होना जरूरी है,
देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुग़लों ने भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगाया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का बैकबोन या आप कह सकते हैं बेड रॉक था चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम बेड रॉक माना गया है। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों आया था? क्योंकि अल्टीमेट सेंट्रलिटी थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स का क्या मतलब था? दिल्ली की गद्दी पे मुग़ल सम्राट है और उसने अपने पूरे स्टेट को, मुग़ल एम्पायर को प्रोविंसेस में कार्व आउट किया हुआ है। और प्रोविंसेस जिन्हें कि सूबा कहा जाता है, सूबे में सूबेदार है और वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रेवेन्यू आता है, सॉरी सैलरी आती है। मतलब ये वो सिस्टम नहीं है जिसमें आपने ऑफिसर अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन आप उसको ये कह रहे हैं कि आर्मी भी तुम रखो और तुम अपनी खर्चे के लिए रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा करो, आर्मी का खर्चा तुम पे करो, रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी का खर्चा तुम पे करो, अपना खर्चा भी तुम निकालो और जो रेवेन्यू बचता है वो हमें जमा कराओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये वो सिस्टम नहीं था। इसमें आप सूबेदार अपॉइंट कर रहे हैं, आप उसकी सैलरी डिसाइड कर रहे हैं, आप ही उसको सैलरी पे करेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी भी आपने अपॉइंट की है, आप ही उनकी भी सैलरी पे करेंगे। रेवेन्यू सारा कलेक्ट आपके नाम पे हो रहा है और सारा आपके थ्रू ही फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। इन बिटवीन किसी को भी अपने हिस्से काटने की, रखने की, वो सब करने की डायरेक्ट अनुमति कभी भी नहीं हुआ करती थी। और किसी भी तरह से मुग़ल सम्राट इनके द्वारा रखी गई आर्मी पे निर्भर नहीं था, सेंट्रल आर्मी मेंटेन होती थी। सेंटर मुग़ल सम्राट अकबर अपनी आर्मी मेंटेन करता था अपनी सैलरी पे, सूबेदारों पे डिपेंडेंट नहीं था आर्मी के लिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, क्योंकि अब के पहले भारत ने वो प्रोसेस अपना लिया था जो मैंने पहले बताया, और कमियां भी भोगी, जिसे हम सामंतवाद कहते हैं, द फ्यूडलिज्म का ही थोड़ा रेक्टिफाइड वर्जन था। इल्तुतमिश ने सल्तनत पीरियड में शुरू किया था इक्तादारी, लेकिन इक्तादारी में भी फ्लॉज थे। फाइनली ये सिस्टम अकबर का ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, सूबा सिस्टम। अब सूबेदारी में भी जो सूबे का हेड है सूबेदार, उसे पुलिस, जुडिशरी, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्मी सब प्रोवाइड करनी है, बट फाइनेंसेस उसके पास नहीं है। फाइनेंसेस यानी कि रेवेन्यू असेसमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन सारा दीवान करता है। सूबेदार भी अकबर ने अपॉइंट किया, दीवान भी अपॉइंट किया। सूबेदार अपनी सारी काम करेगा तो सैलरी है, खर्चा पानी है, वो सारा मिलेगा दीवान से, जब दीवान रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। और दीवान रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकता बिना सूबेदार की, पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर गए। चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों किया? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन को मेंटेन रखना था, क्योंकि सारे अपने हाथ में रखे अकबर ने। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ने ऑफिसर्स को प्रोडक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, आंसरेबिलिटी आगे बढ़ा दी, एफिशिएंसी बनाई, करप्शन का लूप होल का कोई स्कोप नहीं था। और सेंट्रलाइजेशन ने पूरी कंट्री को इंटीग्रेट करके रखा, यानी कि मुग़ल एम्पायर मेंटेन होता रहा। अल्टीमेट सेंट्रलिटी, पूरी कंट्री को इंटीग्रेट रखने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया। जयदीप, रेवेन्यू एफिशिएंटली कलेक्ट हो सके इसलिए ये सिस्टम रखा गया। और अल्टीमेटली इतनी बड़े एम्पायर को आप मेंटेन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेंटर दिल्ली से, बहुत से चांसेस हो सकते थे कि रीजनली अगर आप वो सिस्टम करते जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, सामंतवाद, जिसमें आर्मी भी आप उस पर्सन से ही प्रोक्योर कर रहे हो और उसी को आपने जिम्मा दिया है कि आपकी टेरिटरी से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर ले, अपना आर्मी का और रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी का खर्चा निकाले, तो जैसे ही थोड़ा सा भी उसके पास सोर्स का एनरिचमेंट हो जाता था, आर्मी का और वेपन्स का एनरिचमेंट हो जाता था, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता था। यही प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती थी, लेकिन मुग़लों को ये उस लेवल पे सफ़र नहीं करना पड़ा। फ्लॉ कहाँ पे आ गया, कलेप्स कहाँ पे हो गया? ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इन ग्राउंड्स पे बेस्ड हो सकता था अगर सुपरविजन्स बहुत स्ट्रांग हो, स्पाई सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, रेगुलर रिपोर्ट्स क्रिएट की जाएँ, अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग रखी हो। और ये सिस्टम तब स्ट्रांग, ये सब तब हो सकता है सब सेंट्रल रूलर अल्टीमेट हो, केंद्र का शासक बहुत स्ट्रांग हो, उसमें नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो, ऑफिसर्स का सिलेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, मेरिट बेस्ड हो, अनबायस्ड हो, सभी सेगमेंट्स को साथ लेके चला जाए, बैलेंस मिलिट्री का बना करके रखा जाए, किसी को भी एक्सेसिवली पावरफुल ना रखा जाए, जल्दी जल्दी ऑफिसर्स को उसकी टेरिटरी से ट्रांसफ़र करते चले जाओ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। ये पिलर हुआ करते थे।
जैसे नियम रखा गया था कि कितने मैन आर्मी के एक सूबेदार के अंडर होंगे, उनके पूरे पर्टिकुलर्स मेंटेन होंगे, जैसे चेहरा, और कौन से हॉर्स रखे जाएंगे, घोड़े, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, उनके ऊपर मोहर लगेगी, मैंने दाग, तो चेहरा और दाग प्रथा, दागा जाएगा, दाग दिया जाएगा। ये ब्रांडिंग सिस्टम पूरा मेंटेन होना चाहिए। तुर्की घोड़े मेंटेन होने चाहिए, आर्मी मैन पूरे फिट होने चाहिए। जितने आर्मी मैन सैंक्शनड है उतने ही रखेंगे, उससे एक्सेस नहीं। जितने सैंक्शनड है उतने के पैसे आप ले रहे हैं, पैसे ज़्यादा लेके आर्मी मैन कम मेंटेन नहीं करेंगे। जिस नस्ल के घोड़े बोले हैं वही नस्ल के घोड़े अधिक और कम नहीं। ये सब तो अल्टीमेट सुपरविजन पे खड़ा है। ब्रांडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पर्टिकुलर ऑफ द मैन होना चाहिए, मटीरियल मैन, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सेंटर, और सारे चेक एंड बैलेंस में एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होने चाहिए। रूलर इसके लिए कितना स्ट्रांग होना चाहिए, कितना विजिलेंट होना चाहिए, लगातार उसके दौरे होने चाहिए हर एरिया में। रूलर के घर के मेंबर एज अ गवर्नर कितने स्ट्रांग होने चाहिए, और गवर्नरशिप यानी कि सूबेदारी की पोस्ट ही घर के मेंबर्स को दी जाती थी। बहुत स्ट्रांग फैमिली रिलेशनशिप्स, या फिर अपने बच्चे, या कोई जवाई, या कोई ससुर, या कुछ भी और, ये सारी चीज़ें मेंटेन होती रही। ये चलता रहा अकबर के टाइम पे, ये सेट रहा, जहांगीर के टाइम पे भी सेट रहा, शाहजहां, औरंगज़ेब के टाइम पर दिक्कतें आनी शुरू हुई। कारण ये हो गया कि औरंगज़ेब को बहुत लॉन्ग टर्म कैंपेन्स करने पड़ गए, और वो लॉन्ग टर्म कैंपेन्स कहाँ हुए, दक्कन के उन स्टेट्स बीजापुर, गोलकोंडा, और सबसे इम्पॉर्टेंटली परेशान किया साउथ वेस्ट मराठास। तो मराठा, बीजापुर, गोलकोंडा के अगेंस्ट रेगुलर आपके कैंपेन्स हो रहे हैं। इन कैंपेन्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपको ये आई कि आपको बहुत बड़े पैमाने पर आर्मी रिक्रूट करनी पड़ी। जैसे ही आपने आर्मी रिक्रूट की है इतने बड़े लेवल पर, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज तो क्या थे, आप आर्मी को सैलरी की वजह से क्या दिया करते थे, सैलरी की जगह पे लैंड। आपको उसको कहते थे कि जितनी आपकी सैलरी है उतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला लैंड आपको सैंक्शन कर दिया गया है, जिसे जागीर कहा जाता है। आप उस जागीर से जा करके अपनी तनख्वाह ले लीजिए, रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए। और इसी वजह से वो आर्मी मैन या वही नोबल या कोई सिविल ऑफिसर, जिसे हम एक तरह से मनसबदार भी कहते थे, वो जागीरदार भी होता था, क्योंकि उस मनसबदार की सैलरी उस जागीर से आती थी, इसलिए उसे जागीरदार भी कहते थे। धीरे धीरे आपके पास जागीरें कम पड़ रही हैं, लैंड तो उतना ही है ना देश में, वो तो नहीं बढ़ा लेंगे, ऑफिसर आप बढ़ा रहे हो, तो जागीरदारी सिस्टम में डिस्टॉर्शंस आ गई, ज़मीनें कम होने लगी। जिस पर्सन को ज़मीन पहले जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था, मनसबदारी पे पोस्ट उसकी उतनी है, लेकिन अब उसे ज़मीन कम हिस्से में दी गई है, तो उसको वहाँ से उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा। सैलरी वाइज उसकी पोस्ट डिमोट हो गई है, अदरवाइज उसकी पोस्ट उतनी है। घोड़े भी कम मेंटेन, शक्ति कटा दी गई, कई तरह की परमिशंस और करप्शंस आ गए, यानी कि ब्रांडिंग और ऑफ द हॉर्सेस में प्रॉब्लम्स पड़ी हमने। करप्शन यानी कि ब्राइब दे करके घोड़े पार करा लिए जाते थे कमज़ोर नस्ल के। आर्मी मैन की प्रपोर्शन में भी फ़र्क आने लगा, हमने देखा उस लेवल पर सूबेदार आर्मी मेंटेन नहीं कर रहा था। आर्मी के प्रपोर्शन में अंतर आना, घोड़े पास ना कराना, प्रॉपर करप्शन फैल जाना, वहाँ पर बार बार अटैक की वजह से आर्मी हाई लेवल पर रिक्रूट करना, उसकी वजह से जागीरदारी जो है वो अनड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ बांट लेना, फिर जो ट्रांसफ़र्स हुआ करते थे वो ट्रांसफ़र्स रोक देना। औरंगज़ेब के समय में आकर के उस लेवल पर अब मुग़ल ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र उस लैंड से नहीं हो रही हैं, उसका लगातार लोकल सेंटर्स के साथ एक नेक्सस क्रिएट कर लेना, ज़मींदारों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना, विलेज हेडमैन उनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके अपना एक लोकल पावर सेंटर क्रिएट कर लेना, क्योंकि उधर रूलर तो बिजी है, लॉन्ग कैंपेन्स कर रहा है मराठास के अगेंस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जाटों का रिबेलियन, तो औरंगज़ेब को क्या नहीं फेस करना पड़ा, लगातार रिबेल फेस करने पड़े किसानों के। नॉर्थ वेस्ट के कैंपेन करने पड़े उन पठानों के अगेंस्ट जो अलग अलग माउंटेन एरियाज़ में थे। दक्षिण में गोलकोंडा, बीजापुर और मराठा, इन राज्यों के विरुद्ध कैंपेन। इसके तहत अब हो ये रहा है कि ऐसे में वो जो ऑफिसर्स हैं जिनको आपने सैलरी के तौर पर जागीर दे रखी है, उन्होंने लोकल पावरफुल पर्सन्स, जैसे कि मराठा बार बार रेड मारते थे उनके एरियाज़ में, उन्होंने मराठा से संबंध कर लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लोकल पावरफुल पर्सनैलिटी जैसे ज़मींदार थे, खुद थे, मुकद्दम थे, जोतेदार थे, इनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए कि हमारी सैलरी तो इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू आती रहे, अगर इनको थोड़ा शेयर देना पड़ जाए तो क्या हो जाए। यानी कि जिन लोगों को डेड कर दिया था अकबर ने, जिन लोकल पावर सेंटर्स को ब्रेक कर दिया था, या फिर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में ही असिमिलेट कर लिया था, लोकल पावर सेंटर फिर स्ट्रॉन्ग हुए। क्यों? ड्यू टू द ओवर एंड प्री ऑक्यूपेंसी ऑफ द औरंगज़ेब विद द फाइट्स, विद द रिबेलियंस, विद द केओस। आई बात समझ में? इसने एक माहौल पैदा कर दिया, यहीं से करप्शन पैदा हुई और यहीं से एक खास तरह का सिस्टम क्रिएट हुआ जिसे कहा गया इजारा प्रथा, रेवेन्यू फार्मिंग।
यानी कि इस समय में अब एक एम्प्लॉय जिसको सैलरी के तौर पर आपने लैंड दिया हुआ है जागीर, उसकी प्रायोरिटी ये रहती है कि किसी तरह से उसकी सैलरी रिकवर हो। उसके लिए अगर उसे किसी मिडल मैन को भी रखना पड़ता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसे ज़मींदार जानते नहीं, उसे उस लेवल पर लोकल खुद मुकद्दम विलेज हेडमैन भी नहीं जानते, और मराठास बार बार रेड मारते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्सन आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं तुम्हें इतना रेवेन्यू दे देता हूँ, तुम मुझसे लेकर के चले जाओ, तुम्हारी असाइनमेंट जो मिली है लैंड की उसके बदले में, तो वो इमीडिएटली उसे लैंड दे करके फ्री हो जाता था इस जिम्मेदारी से। यहीं से मिडल मैन और रेवेन्यू फार्मर और इजारा प्रथा स्ट्रांग हो गई, और इजारा प्रथा धीरे धीरे किस चीज़ को जन्म दे गई? द पॉपुलराइजेशन ऑफ द पीजेंट्री। यानी कि इसकी वजह से पीजेंट के ऊपर क्या होगा? अब जो रेवेन्यू फार्मर है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द मुगल स्टेट, वो अपनी मर्जी से पीजेंट से रेवेन्यू लेना चाहेगा। इसकी वजह से जब पीजेंट्री वीक होने लगी तो फार्मिंग सफ़र होने लगी। फार्मिंग ही बैकबोन थी पूरे के पूरे मुगल रेवेन्यू सिस्टम का, और रेवेन्यू सिस्टम की रॉबस्टनेस ही रिस्पॉन्सिबल थी मुगल सेंट्रलाइजेशन, मुगल हैवी मशीनरी, हाई पेमेंट ब्यूरोक्रेसी एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम, और उसी ने करप्शन को रोक रखा था। लेकिन वो सारा सिस्टम डिस्टॉर्ट हुआ, वन बाय वन डोमिनो इफेक्ट हो गया एक तरह का। सारे आपस में जुड़ी हुई थी कड़ियाँ, वो सारी बिखरने लगी। लगातार मराठों की रेड ने चौथ एंड सरदेशमुखी के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। मुगलों के अंदर काम कर रहे हो आप, लेकिन मराठों की रेड से बचने के लिए आप मराठों को सैंक्शन कर रहे हो। आपको एक 50 एकड़ मिले हैं कि आप यहाँ से रेवेन्यू ले लो, मराठे बार बार वहाँ रेड करते हैं उस एरिया में, आप सिर्फ उनसे बचने के लिए अपने एरिया में अपने लेवल पर उनकी चौथ एंड सरदेशमुखी के अधिकारों को सैंक्शन कर रहे हो कि ठीक है, आपको मैं लेजिटिमाइज़ करता हूँ कि आप मेरी एरिया से चौथ एंड सरदेशमुखी ले लो, बट इसे डेप्रेड मत करो, डेप्रेडेशंस यहाँ पर मत करो, मुझे यहाँ से आने दो रेवेन्यू, मेरी सैलरी का ये बेस है। मराठों को निच मिलना शुरू हो गया स्ट्रांगली। तो इस पीरियड में आकर के अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता रहा कि साउथ में ज़्यादा ऑक्यूपाई होने की वजह से औरंगज़ेब के हाथ से ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये जाता रहा। दूसरी बात, साउथ में कई गलत लिए गए निर्णय, जैसे मराठा, जब संभाजी कैद कर लिया गया था उस समय तक गोलकुंडा और बीजापुर जीत लिया था 1686 में 1687 में औरंगज़ेब ने। उसके बाद जब 1689 में संभाजी को, शिवाजी के पुत्र को जब कैप्चर कर लिया तो संभाजी के साथ एक अग्रीमेंट करके बीजापुर और गोलकुंडा की जीत पे मोहर लगा देनी चाहिए थी औरंगज़ेब को, लेकिन संभाजी का एग्जीक्यूशन कर देना ये तो पूरे मराठा समाज को अपने खिलाफ कर देने वाला हुआ। ऐसे में मराठास कंट्रोल नहीं हुए, तो मराठास और फेरोशियस हो गए, और वायलेंट हो गए, और इंडल्जेंस हो गई मुगलों की वहाँ पर। इस चीज़ ने लोकल पावर सेंटर्स क्रिएट किए। तो तरीके क्या बने हैं? अपना जागीरदार का ही कंट्रोल नेक्सस बढ़ गया जमींदार के साथ और मिडलमैन खुद मुकद्दम विलेज हेडमैन के साथ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला 1707 में, जैसे ही सेंट्रल रूलर गया और वीक रूलर निकल कर के आया, वो वीक रूलर कौन था? बहादुर शाह। ऐसे में वो जो सूबेदार हुआ करते थे अब तक के, वो क्या हो गए? नवाब। तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम और अलग अलग शासक, और मराठास तो अब तक स्ट्रांग हो चुके थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरह से अकबर मुगलों का बनाया एक सिस्टम। तो ये सिस्टम अब 18th सेंचुरी में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? अब सेंटर में एक रूलर है, उसका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है पूरे कंट्री पे, सिंबॉलिकल कंट्रोल है। यानी कि पहले जो सूबेदार को वो अपॉइंट करता था, वो सूबेदार अब हेरिडिटरी हो गया है अपनी ही प्रोविंस में, और अब वो उस प्रोविंस का सूबेदार नहीं है, नवाब गवर्नर नहीं है, वो वहाँ का नवाब बन गया है। अपने बच्चों को वो आगे नॉमिनेट करेगा उस गद्दी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा, अपना रेवेन्यू सिस्टम रखेगा, लेकिन स्टैंप, सील, करेंसी, खुतबा वो मुग़ल शासक के नाम का ही पड़ेगा, ताकि सिंबॉलिकली ये परसेप्शन बना रहना चाहिए जनता के बीच में और देश के बीच में कि मुग़ल शासन ही चल रहा है। इसके कई कारण मैं पहले समझा चुका हूँ। कुल मिलाकर के ये सारा सिस्टम आपको देखा, तो आपने देखा एक पैन इंडियन एम्पायर ख़त्म हुआ है 18th सेंचुरी में, और ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि वो एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एज इट इज़ रेप्लिकेट हो गया है नए रीजनल स्टेट्स में। तो कुल मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेशन तो मुग़लों वाली ही कंटिन्यू रही, लेकिन सेंट्रल पावर के तौर पर पैन इंडियन फॉर्म में नहीं, डिफरेंट रीजनल स्टेट्स में। अगर आप सिख स्टेट, हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मराठा भी, इनकी बात करें तो ऑलमोस्ट इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स मुग़लों वाली ही थी, क्योंकि ये उन्हीं से जन्म हुए एक तरह के स्टेट थे। आई बात समझ में? लेकिन
ये लोकल नीड्स की प्रति ज़्यादा डिवोटेड थे। यानी कि औरंगजेब की 1657 से 1707 की इस लंबे समय के दौरान जब एग्रीकल्चर के कॉज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन वीक पड़ रही थी, सेंट्रल दरबार में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, किसानों के आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि खर्चा ट्रेजरी का एक्सेसिवली ऑफिसर्स पे हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी पे हो रहा था और आर्मी पे हो रहा था। ऐसे में इन 1650 से 1707 के बीच में जो किसानी का लगातार औरंगज़ेब के समय में ये जो रेड मारी जा रही हैं और मराठास के द्वारा ये जो रेड मारी जा रही हैं, इनके द्वारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स का लॉस हुआ, क्योंकि हाईवेज सेफ नहीं थे, ट्रेड एंड कॉमर्स का लॉस, एग्रीकल्चर का लॉस, प्रोडक्शन का लॉस, आर्टिजन का लॉस, उन लॉस को अंडरस्टैंड किया उन्हीं गवर्नर ने। अब इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में जब वो नवाब या निज़ाम बन गए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तो वही फॉलो की मुगलों की, लेकिन अल्टीमेटली उसे लोकल नीड के प्रति ज़्यादा डिवोट किया, ट्रेड एंड कॉमर्स को रिवाइव किया, एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, आर्टिजन्स को रिवाइव किया, क्योंकि उनके रेवेन्यू का सोर्स वो बनने वाले थे और रेवेन्यू प्रॉस्पेरिटी पर ही बेस्ड होकर के आप अपनी नई किंगडम बना सकते थे। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। तो रिलेशन चेंजेस ये आ जाते हैं कि पहले आप अंडर 100% ऑब्लिगेशन है मुग़ल सम्राट के, उसके पेड ऑफिसर हैं। अब मुग़ल सम्राट आपके द्वारा ऑब्लाइज किया जा रहा है एक शेयर रेवेन्यू का दे करके, मतलब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद का निज़ाम अब एक शेयर दे रहा है मुग़ल सम्राट को, दैट्स इट, ऑब्लाइज कर रहा है उसे। आप उसकी ऑब्लिगेशन में नहीं है कि आप उसके एम्प्लॉई हैं, वो ना आपको अब अपॉइंट करता है, ना आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मेंटेन करता है, आप वॉर एंड पीस अपने लेवल पे कंडक्ट करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं। ओके, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला हमें पॉलिटिक्स में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था उस समय का। मुग़ल अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट करके दिल्ली के अराउंड बाकी सारे रीजनल किंगडम्स और स्टेट्स उठ करके खड़े हो गए। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है पॉलिटिक्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 18th सेंचुरी में वो नहीं देखने को मिला जो हमें उस भव्य मुग़ल काल में देखने को मिला 1526 से 1707 तक, 1526 से 1707। वो क्या था? देखो, जब इतने सारे रीजनल स्टेट्स बनेंगे तो एक बात तो तय है कि इन रीजनल स्टेट्स में रिसोर्सेज को लेकर के, अपनी टेरिटरी इंक्रीज करने को लेकर के बैटल्स तो होती रहेंगी, क्योंकि हर कोई नई रिवर्स, नए ट्रेडिंग रूट्स, नए कोस्टल एरिया, नए बंदरगाह कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज बनाना चाहेगा। और रिसोर्स कैप्चरिंग के लिए ये जो इनके बीच में लगातार बैटल्स होती रही, इन बैटल्स ने अगर नुकसान किया है किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा, तो व्यापार वाणिज्य का, ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो अगर तो ट्रेड कॉमर्स नहीं फ्लरिश कर सकता। ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये जो नए रीजनल स्टेट्स बने हैं, इन नए रीजनल स्टेट्स की भी एक मजबूरी थी। इन रीजनल स्टेट्स को बड़े टाइकून्स की मदद चाहिए थी, चाहे वो बिजनेस हाउसेस हों, चाहे मर्चेंट ट्रेडर्स हों, और चाहे एग्रीकल्चर में भी। ये छोटे छोटे किसानों पे निर्भर नहीं रह सकते थे। तो इन रीजनल स्टेट्स ने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया चीज़ों को। पहले किसी समय में मुग़लों के अधीन एक एक फार्मर रैयत के तौर पर सीधे संपर्क में लाया जाता था मुग़ल ऑफिसर के, और उससे सीधा लगान लिया जाता था। लेकिन अब ये प्रथा बंगाल में भी थी, अवध में भी थी, और हैदराबाद के निज़ाम एरिया में भी थी, जहाँ पे ज़मींदार और ताल्लुकदारों को इंपॉर्टेंस दी गई एज़ कम्पेयर टू द फार्मर, और उनके अधीन खेती बाड़ी को लाया गया, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी, यानी कि इनको एज रेवेन्यू फार्मर लेजिटिमाइज कर दिया गया। देखो, रेवेन्यू फार्मिंग अभी तक थी, लेकिन वो रेवेन्यू फार्मिंग अंडर द कवर थी, अंडर द ब्लैंकेट थी, मतलब वो एक लोकल सूबेदार द्वारा अपना किया अरेंजमेंट था। लेकिन अब जो नए नवाब हैं, नए रूलर हैं, नए स्टेट्स के रीजनल किंग्स, ये इसे वैधानिक कर रहे हैं। वो ये तय कर रहे हैं कि हमें एक अश्योर्ड रेवेन्यू चाहिए अपनी फार्मिंग एरिया से, और उस अश्योर्ड रेवेन्यू को अश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक पेमेंट अश्योर है टुवार्ड्स द मुग़ल सम्राट। हमें आर्मी भी अब अपनी मेंटेन करनी है, हमें ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अब अपनी मेंटेन करनी है। इसके लिए अश्योरेंस ऑफ द रेवेन्यू चाहिए। उसके लिए हमें बड़े बैंकर्स इंड्यूस करने पड़ेंगे, बड़े मर्चेंट एंड मनी लैंडर्स इंड्यूस करने पड़ेंगे, और बड़े फार्मर्स। तो बड़ा फार्मर हमें अश्योर्ड रेवेन्यू देगा, उसके बिहाफ पर गारंटी लेटर हमें देगा बड़ा बैंकर। बड़े बैंक हम मुग़ल सम्राट को अश्योर्ड रिटर्न देंगे, ऐसे में हमारी गारंटी मुग़ल सम्राट को भी देगा ये बैंकर। तो मनी लैंडर्स, बैंकर्स, मर्चेंट्स एंड बिग ज़मींदार, ताल्लुकदार, जोतेदार, ये सारे उभरे हैं इन रीजनल स्टेट्स में। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपने देखा ध्यान से। और यही थे ना जो अवध को, जो बंगाल को खा गए, ये बड़े मर्चेंट ट्रेडर्स, ये बैंकिंग हाउसेज, ये जगत सेठ जैसे लोग। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहीं से इनका पतन भी हुआ। ये हमने देखा, फार्मर की कंडीशन गिरी ना, यस गिरी।
तो लगातार हो रहे युद्ध ट्रेड एंड कॉमर्स को गिरा रहे हैं। अब आपका रीजनल स्टेट है, आपका रीजनल स्टेट है, इनका रीजनल स्टेट है, इनका रीजनल स्टेट है। ऐसे में अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ क्या एग्जिस्ट कर रही है, पहले एक पैन इंडियन एम्पायर था, एक एक हाईवे सेफ होना चाहिए, एक एक बंदरगाह सेफ होना चाहिए, वो मुगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी था, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था। अब किसी स्टेट में ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सेफ है, किसी में नहीं है। फिर दूसरी बात, हर राजा ये देख रहा है कि दूसरे की जिम्मेदारी है, वो सेव करेगा, मेरी टेरिटरी नहीं है, मैं सेव नहीं करूँगा। ऐसे में उन लोगों को मौका अच्छा मिल जाता है जो लोग ब्रिगेंड करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड रॉबर्स। तो इन समों में आपको ऑर्गेनाइज्ड रॉबर्स बहुत मिलते हैं 18वीं सेंचुरी में, जो लूटने का काम कर लेते थे इन हाईवे में जाने वाले ट्रेड एंड कमर्शियल क्लासेस को, जिससे ट्रेडर्स एंड कमर्शियल क्लासेस का नुकसान हो रहा था। तो हाईवे रॉबरी बहुत रैम्पेंट थी, थेफ्ट बहुत रैम्पेंट था, बर्गलरी यानी कि मिलावटें, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ठगियाँ करना, ये बहुत रैम्पेंट था। एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड भी रैम्पेंट हो चुका था। ये सारी चीज़ें इस समय में एग्जिस्ट करने लग गई थी 18वीं सेंचुरी में। करप्शन तो थी ही थी, जो हमने नोटिस किया है। तो कुल मिलाकर के स्टेट्स के बीच में आपसी वॉर, डकैतों का, ठगों का, रॉबर्स का, इनका हाईवेज पे स्ट्रांग हो जाना, नए प्लेयर्स इंड्यूस करना, मर्चेंट, बैंकर्स और ज़मींदारों को एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में लेके आए इन्हें। पहले ये शासन में नहीं हुआ करते थे, अब ये शासन के मेन प्लेयर है। तो क्या हार्म हुई है रूलर की सॉवरेनिटी, क्योंकि अब राज दरबार से वो काम कराए जाएंगे जो इनके फेवर में है, उस जमींदार के, उस जोतेदार के, उस मर्चेंट के और ट्रेडर के। इससे क्या हो रहा है, लॉबीज़ क्रिएट हो रही हैं, और ये लॉबीज़ किस चीज़ को जन्म देती हैं, दरबार के अंदर कॉन्स्पिरेसीज़ को, जिसकी पहले मुग़ल दरबार में जगह नहीं थी। जैसे कि अभी तक ये हुआ करता था कि मुग़ल नोबल्स सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक की तरह ये वेट किया करते थे कि गद्दी पे कौन सा सक्सेसर बैठेगा, दैट्स इट, और उसको उस सक्सेसर को फॉलो करना है। मतलब सक्सेसरशिप का एक कंसेप्ट मुग़ल फैमिली का इंटरनल मैटर था, वो अपने आप में सल्टा लेते थे। आपने सबने देखा ये इतना आसान नहीं रहा था। शाहजहाँ के सभी बेटे, औरंगज़ेब का कंसेप्ट आप जानते हो, शाह शुजा का कंसेप्ट आप जानते हो, दारा शिकोह का कंसेप्ट आप जानते हो। शाहजहाँ के सभी बेटों में किस में फाइट नहीं हुई, सब में फाइट हुई, और फिर जाकर के औरंगज़ेब उसको सक्सीड हुआ है। अरे अकबर के बाद जब जहांगीर खुद बैठा है, तो जहांगीर का बेटा खुसरो और जहांगीर के बेटे में और बाप में हो रहा है, और गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया है। ये इंपॉर्टेंट एपिसोड है। तो ये सब फैमिली में होता था। नोबल्स को इसमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो पॉलिटिकली यूज़ करें। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1707 ऑनवर्ड्स आपको मुग़ल पॉलिटिक्स में एक नया फैक्टर दिखेगा कि जो नोबल्स हैं, अब वो मियर स्पेक्टेटर नहीं है, वो दे आर द किंग मेकर्स। मतलब जो भी भाई के ऊपर, जो भी भाई जिस भी ग्रुप को फॉलो करता है, चाहे वो अफ़गानी दल है, तुर्रानी दल है, ईरानी दल है, हिंदुस्तानी दल है, कई लॉबीज़ बनी हुई हैं अंदर, उनमें से जो भी ग्रुप 4 भाइयों की लड़ाई में से एक भाई को गद्दी पे बैठा देता था, वो बहुत पावरफुल ग्रुप हो जाता था, और आने वाले समय में सारे बेनिफिट्स उस ग्रुप को मिलते थे। तो पावर प्ले होने लगा था, यानी कि लॉबीज स्ट्रॉन्ग, किंग मेकर बन गए थे। और इन किंग मेकर्स ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चलाना चाहा। तो इन्होंने कभी मराठास के साथ, कभी राजपूतों के साथ, कभी जाटों के साथ ट्रीटी की, अपने इंटरेस्ट को, वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके। ऐसे में जो किंग है, मुग़ल सम्राट है, वो एक तरह का पपेट हो गया है। और ये हमने हर बार महसूस किया, चाहे वो जहांदर शाह था जुल्फ़िकार खान के अधीन, चाहे वो फ़ारूक शेर था सैयद ब्रदर्स के अधीन, चाहे वो मोहम्मद शाह था चिनकिलिच खान के अंडर, यानी कि निज़ामुल मुल्क के अंडर। तो जुल्फ़िकार खान और सैयद ब्रदर्स, निज़ामुल मुल्क, इस तरह की शख्सियतें हमने सुनी। और ये कौन है? यही तो वो नोबल है। इन्होंने क्या बनाया? मुर्शिद कुली खान कौन था जिसने बंगाल का नवाब के तौर पर स्टेट कार्व आउट कर दिया? कौन था? यही था। तो अल्टीमेटली ये सभी, सादत अली खान कौन था? अवध। ये सारे वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका कोर्ट पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था, और अल्टीमेटली किंग इनकी मर्जी से निर्धारित हो रहा है। इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस कार्व आउट किया अपना, ये शिफ्ट आया जो पहले नहीं देखने को मिला था। तो पॉलिटिक्स में हमें इस तरह के परिवर्तन देखने को मिले। ज़मींदारी इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम एक तरह से लेजिटिमाइज हो गया हर स्टेट के अंदर, ये पहली बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, मिडल मैन के तौर पर ज़मींदार, ताल्लुकदार, जोतेदार ये इंड्यूस हो गए हैं। फार्मर की तरफ से कहीं ना कहीं नदारद हुआ है, लेकिन ये सिस्टम उस समय में अपने लिए तो बेस्ट काम करके गए क्योंकि इसने फार्मिंग को इम्प्रूव किया। लेकिन फार्मिंग को इम्प्रूव किसकी कॉस्ट पे किया? एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर। फार्मिंग इम्प्रूव नज़र आई है प्रोडक्शन वाइज, फार्मिंग इम्प्रूव नज़र आई है कलेक्शन वाइज,
फार्मिंग इंप्रूव नज़र आई है एनरिचमेंट वाइज, प्रोडक्शन बढ़ी, कलेक्शन भी ज़्यादा हुई और एनरिचमेंट भी हुई, किनकी, ज़मींदारों की, ताल्लुकदारों की, इन सब की। लेकिन एट देयर कॉस्ट सफ़र कौन हुआ था? पीजेंट्री। तो पीजेंट्री तो सफ़र ओवरऑल हुई ही है 18th सेंचुरी के दौरान। ओके, रेवेन्यू डिमांड हाई रहा करती थी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। ऐसे में ऑलवेज सेंटर में दिल्ली रही है, और उस दिल्ली के सेंटर में होने की वजह से, दिल्ली पे इन्फ्लुएंस बढ़ाने की वजह से, अवध चाहता था मेरा इन्फ्लुएंस दिल्ली पे ज़्यादा हो जाए, बंगाल चाहता था मेरा, हैदराबाद, निज़ाम चाहता था मेरा, और मराठे चाहते थे मेरा। ऐसे में इनके बीच में ये पावर पॉलिटिक्स की वजह से पावर प्ले ऑलवेज रहा, और ये लड़ाइयाँ इन्होंने इन सबके रिसोर्सेज ड्रेन किए। इसकी वजह से इन्होंने वो क्रिएट कर दिया इनके बीच में पेरेनियल राइवलरी कि ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी एक साथ नहीं लड़े। अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक साथ ना लड़ने का इनका कारण था क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर नज़र गड़ाए बैठे थे, अपनी अपनी किंगडम को हर कोई एक्सपेंड करना चाहता था, अपने लिए बेटर रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करना चाहता था, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डे बाय डे और अपनी आर्मी को डे बाय डे ये एग्जॉस्ट करते चले गए आपसी युद्धों में। इसलिए इन्हें वो साइलेंट कॉमन एनिमी नहीं नज़र आया जो एग्जिस्ट कर रहा था देश में। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने 18th सेंचुरी में देखा। व्हाट अबाउट द मिड 18th सेंचुरी, 1800 से 1857? देखिए, जिस तरफ आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुगलों का वो भव्य तंत्र खत्म हुआ, सेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन। चेक एंड बैलेंस सिस्टम की जगह क्या हो गया? कंसंट्रेशन। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द पावर, जमींदार रेवेन्यू फार्मर हो गए, तो कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। आर्मी, आपने अपने आर्मी मैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि तुम्हें एट एनी कॉस्ट रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने के लिए टेरिटरीज इंक्रीज़ करनी है, और जो भी राइवल स्टेट्स हैं उनसे फाइट करनी है। नेचुरली उसकी पोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीर जाफ़र ऐसे ही तो ही नहीं ख़त्म कर गया सिराजुद्दौला को प्लासी के बैटल में। सेनापति इतना इंपॉर्टेंट है कि सेना उसकी बात मानती है, वरना आपने एक चीज़ नहीं सोची, सेना विद्रोह क्यों नहीं कर गई? सेना विद्रोह क्यों नहीं कर गई? क्योंकि सिराजुद्दौला से ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो सेना पे सेनापति का है, नवाब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो सेनापति रख रहा है, कमांडर इन चीफ को इतनी अथॉरिटी दी गई थी, इसलिए वो ये कर पा रहा था। क्योंकि अब का रूलर बहुत हद तक डिपेंडेंट है बहुत सारे प्लेयर्स पे, सेनापतियों पे निर्भर है, जमींदारों पे निर्भर है, मर्चेंट एंड ट्रेडर पे निर्भर है, इन बैंकर्स पे निर्भर है। उसका कोर्ट एक तरह से एक डिपेंडेंट बॉडी बन चुका है। इस वजह से ही कॉन्स्पिरेसीज हैं, इसी वजह से वो इलेजिटिमाइज है। कुछ कुछ बुक्स में आपको सिराजुद्दौला इलेजिटिमाइज्ड किंग भी लिखा दिखाएगा कि इलेजिटिमाइज सिराजुद्दौला, ऐसा भी लिखा होता है। इलेजिटिमाइज कौन है? क्योंकि ये वर्ग नहीं चाहते थे कि वो गद्दी पर बैठे, तो ये उसे सैंक्शन नहीं करते थे क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग था। तो कुल मिलाकर के ये इसमें आप देखें कंसंट्रेशन ऑफ द पावर हो रहा है। नवाब के एंड पे देखें तो नवाब अपने हाथ में कंसंट्रेशन ऑफ द पावर कर रहा है, दीवान तो बिल्कुल ही ख़त्म। अब एक ही पर्सन में जुडिशियल पावर भी है। इन स्टेट्स में आपने देखा एक ही पर्सन के अंदर जुडिशियल पावर, उसी के अंदर सारी फाइनेंशियल पावर, उसी के अंदर सारी लीगल यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स, और उसी के अंदर एक तरह से आर्मी पावर स्ट्रॉन्ग हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर हो गई। इसी तरह से जो आगे ऑफिसर्स अपॉइंट किए वो भी कंसंट्रेशन। तो एक तरफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द पावर है। एक तरफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हमें नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ों ने ट्रांसफॉर्म किया। एक तरह से सैक्रोसैक्ट पोस्ट हुआ करती थी मेन रूलर की, यहाँ पर पोस्ट डिपेंडेंट है। एक समय में पूरी तरह से रूलर अपनी ऑरा, अपनी हिरारिकी, अपने दम और मेरिट पे गद्दी पे बैठता था, यहाँ पर किंग मेकर्स का रोल इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। पैन इंडियन एम्पायर की जगह आपको कई तरह की रीजनल स्टेट्स दिखने, ये पॉलिटिकल शिफ्ट 18th सेंचुरी में आया। लेकिन इस पॉलिटिकल शिफ्ट में चार चांद लगाने का काम कर दिया किसने? एंट्री ऑफ द यूरोपियंस। अगर अब हम बात ब्रिटिशर्स की करें तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को बढ़ाने में बहुत मदद दी। ये सब तो था, एक लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने इंक्रीज़ किया। पहले तो उन्होंने भारत में खुद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए, लैंड ग्रैब करने के लिए, ट्रेडर एंड मर्चेंट के ऊपर मोनोपोली बनाने के लिए, इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्शन के ऊपर अपनी डिक्टेटेड प्राइसिंग लागू करने के लिए, अच्छे पोर्ट कैप्चर करने के लिए, ट्रेडिंग रूट्स पे ड्यूटीज़ ख़त्म कराने के लिए, ये सारे सिस्टम की वजह से कई तरह के प्रिविलेजेस लेने के लिए राजघरानों की पॉलिटिक्स में घुसे, उनकी सक्सेसरशिप की वॉर्स के अंदर सेंध लगाई और उनको इंटरनेशनल वेपन्स, आर्मी और नई तरह की ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस दे करके लगन निरंतर उनमें युद्ध बढ़ाते चले गए और इन युद्धों को समर्थन करते चले गए। ऐसे में अपनी जगह क्रिएट करके, जिसमें सबसे बड़ा वाटरशेड पीरियड आ जाता है 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। उससे पहले और उसके बाद का भारत बहुत अलग था। उसके बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर और 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम के द्वारा क्या दे दिया जाना? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे देना। अब इसके बाद मतलब पूरी तरह से चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अगर हम
अगर यहाँ से उठाएं इसको कि 1780 और 1700 से 1780 का भारत और 1780 से लेकर के 1857 का भारत, ये जो लगभग 80 साल का इधर भारत और 70-80 साल का उधर भारत है, इन दोनों में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ करता था। क्या परिवर्तन हुआ करता था? 1780s ऑनवर्ड अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स ने भारत में लगभग वारन हेस्टिंग के समय में आपको पुलिस सिस्टम भी दिया है, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी दिया है, जुडिशियल सिस्टम भी दिया है और एक एजुकेशन भी दिया है। इसके पहले भारत में अगर आप नोटिस करें पॉलिटिक्स के अंदर, तो आपको जुडिशियल आपको दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम भी दिया गया है, आर्मी भी दिया गया है। मुद्दे की बात है वो शासक अपनी अपनी रिसोर्सेज इंक्रीज करने के लिए, अपने स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी ब्यूरोक्रेसी को कंसोलिडेट करने के लिए वो सब कर रहे हैं। नए कॉलोनियल शासक अपनी होम कंट्री को एनरिच करने के लिए, अपनी भारत के रिसोर्सेज को बेटर वे में टैप करने के लिए, लोगों को बेटर वे में अपना लॉ एंड ऑर्डर अपने इंटरेस्ट में फॉलो कराने के लिए और बेटर ऑफिसर्स अपने लिए सस्ते पैदा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो दोनों में एक अंतर आ जाता है कि वो अपने स्टेट को बेटर कर रहे थे, ये अपनी कंट्री को बेटर कर रहे हैं। मतलब इंडियन रीजनल रूलर अपने स्टेट को बेटर कर रहा है और अपना स्टेट चाहे बंगाल हो, अवध हो, हैदराबाद हो, मैसूर हो, मराठा हो, सिख हो, सिंध हो, इंडिया ही बेटर होगा अगर ये स्टेट बेटर होंगे। लेकिन कॉलोनियल रूलर जब अपनी कंट्री को बेटर कर रहा है तो वो ब्रिटेन को बेटर कर रहा है, ना कि इंडिया को, क्योंकि दोनों के परसेप्शन में फ़र्क है। वो उसे अपनी कंट्री मानता है और इनका ये स्टेट हुआ करता था। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरा सबसे बड़ी बात, इंडियन रीजनल रूलर्स पॉलिटिक्स के तहत जितनी भी जिम्मेदारियां प्ले कर रहे थे, इंडियन से ही रेवेन्यू लेकर के उन्हीं को सारी सर्विसेज, चाहे वो पुलिस थी, चाहे मिलिट्री थी, चाहे जुडिशियल थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू थी, प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन नए कॉलोनियल रूलर्स रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट कर रहे हैं और उनके लिए जो उसके ऊपर जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, मिलिट्री जो भी है, वो सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनका रेवेन्यू कलेक्शन हो सके और सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उसका खर्चा एक तरह से वो पर्सन पे करे जो भारत का रूलर है। मतलब लगभग उन्होंने हमेशा से पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को प्रमोट किया। पहले रॉबर्ट क्लाइव के अंदर क्लियरली डुअल सिस्टम फॉलो किया, उसके बाद वारन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के समय में भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ डुअल सिस्टम हमने ऑब्जर्व किया, और वेलेस्ली ने आकर के तो क्लियरली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के तहत खर्चे सारे भारत के, लेकिन रेजिडेंसी अंग्रेज़ों की, आर्मी अंग्रेज़ों की, फॉरेन रिलेशंस वो मेंटेन करेंगे, आपका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे, सब कुछ अपने इंटरेस्ट में। तो कुल मिलाकर के दोनों ही रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक की मिलिट्री, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी उस टेरिटरी के लिए जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है। लेकिन कॉलोनियल जब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो उसका मिलिट्री, आर्मी और अदर रेवेन्यू पे खर्चा उस रेवेन्यू से नहीं किया जा रहा है, वो रेवेन्यू सारा इंग्लैंड जा रहा है, खर्चा भी भारतीय रूलर से कराया जा रहा है। और वो मिलिट्री, आर्मी, सिविल, एजुकेशन और अदर जुडिशियल सर्विसेज की जा रही हैं किसके लिए प्रोवाइड? अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। उसमें इंडियंस की अपलिफ्टमेंट या इंडियन की बेटरमेंट नहीं है। ये एक अंतर क्लियरली नज़र आता है। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिफरेंस आपको नज़र आएगा जब आप 1800 ऑनवर्ड चले जाएंगे। वेलेस्ली का समय ख़त्म होगा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग और विलियम बेंटिक का समय शुरू हो जाएगा। इस समय तक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस कंसोलिडेट हो चुके थे और प्रॉपर काम करने लग गए थे, चाहे वो कोर्ट कम्प्लेक्सेस हों, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी हो, चाहे वो किसी तरह की कोई सिविल सर्विसेज हों। इनमें ये हुआ करता था कि अब तक अगर आप देखें तो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी मुगल रूल के अंदर, कोवेनेंटेड अनकोवेनेंटेड सर्विसेज जैसी। अगर आप बात करें तो पूरी तरह से आमेर के राजा का सारा, राजा भारमल का पूरा परिवार मुगलों के हाईएस्ट मनसबदारों में जाते थे और उस लेवल पर अपॉइंट हुए। अगर आप देखें तो मुगलों के समय में 33% मनसबदारी हिंदुओं की हुआ करती थी, मतलब कि राजपूतों की होती थी। और अगर आप आगे आ जाएं औरंगज़ेब के समय में तो उसके भी लगभग 40% मनसबदार हिंदू थे और उनमें भी सबसे ज़्यादा मराठा थे। मतलब 40-50% हाईएस्ट पोस्ट हिंदू शेयर कर रहे हैं। अगर रूलर मुस्लिम भी है तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ये मैंने हाईएस्ट पोस्ट की बात की। लो लेवल पे तो एज इट इज़ ही मुगलों ने वो लोकल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था जो था, कानून को अपना ही था। भारत का पटवारी भी वही हुआ करता था जो हुआ करता था, खुद मुकद्दम भी वही हुआ करते थे और ज़मींदार को भी एक शेयर उन्होंने दिया था। तो लोकल मशीनरी को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सूबा, सूबे के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना,
परगना तक वो आए, उसके नीचे विलेजेस लेवल तक उन्होंने विलेज मशीनरी को कंटिन्यू होने दिया। लेकिन इनके द्वारा कोई भी सर्विसेज थी, चाहे आर्मी थी, चाहे सिविल सर्विसेज थी, चाहे जुडिशरी थी, चाहे पुलिस थी, चारों की चारों सर्विसेज को इन्होंने यूरोपियनाइज कर दिया। यानी कि इनकी जितनी भी हाईएस्ट पोस्ट हैं वो सारी की सारी यूरोपियंस के द्वारा होंगी, और सिर्फ मीगर लेवल पर, मिनिस्कल स्केल पे इंडियंस काम करेंगे, लेकिन रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी इंडिया को लूटने के लिए, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से जा रही है। दोनों में अंतर है, मुगल और इस पीरियड में, रीजनल स्टेट्स और इस पीरियड में। तो 18th सेंचुरी और मिड 19th सेंचुरी का ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि मेरिट के ग्राउंड पे नहीं, रेस के नाम पर रेशियल एक्सक्लूजन इंडियंस का हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। और इस समय तक एक सिस्टम इंपॉर्टेंट ये चल रहा था कि जेरेमी बेंथम का कंसेप्ट चल रहा था, यूटिलिटेरियन थ्योरी, टीवी मैकॉले। और टीवी मैकॉले एक्सक्लूसिविज्म को बहुत सपोर्ट करता था रेशियल बेसिस पे, रेशियलिटी के बेसिस पर लोग डिवाइड किए गए हैं, ये बड़ी बात है। मुगलों के और रीजनल स्टेट में ऐसा नहीं दिखता है। आपको क्लियरली नज़र आएंगे, अफ़गानी, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, सभी रेसेस, चाहे वो तुरान है, चाहे अफ़गान है, एथनिसिटी उनकी कुछ भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। और मुगलों की तो खासियत ही है, वो चंगेज़ खान का डेसिमल सिस्टम फॉलो किया करते थे, और उसके तहत सीधी कंसेप्ट है कि आप मेरिटोरियस लोगों को भर्ती करेंगे, आप रिलीजन एंड एथनिसिटी को कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, और मेरिटोरियस बेसिस पर ही ऑफिसर अपॉइंट होते रहे हैं। टोडरमल को कोई नहीं भूल सकता, बीरबल को कोई नहीं भूल सकता, ये सब अकबर के अंडर सर्व करते रहे, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिसर्स थे, ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये सारे रिसोर्सेज से इंडियंस को डिप्राइव्ड रखा किस पॉलिटिकल सिस्टम ने? ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम ने। पहले अगला सबसे बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि पहले कानून भारत के लिए दिल्ली में बनते थे, यानी कि मुगल दरबार में बनते थे। उसके बाद वो सारे कानून रीजनल स्टेट्स के दरबारों में बनते थे, मैंने लखनऊ में बनते थे, मुर्शिदाबाद में बनते थे, डक्का में बनते थे, लाहौर में बनते थे, पेशावर में बनते थे, मैसूर में बनते थे, सूरत में बनते थे, पूना में बनते थे। जितने भी भारतीय रूलर्स की स्टेट्स की कैपिटल्स थी वहाँ पे बनते थे। लेकिन अब रूल पार्लियामेंट में बनते हैं ब्रिटेन के, जिसमें उनका इंटरेस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म है, लागू भारत पे होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि रूल रेगुलेशन आउट ऑफ द कंट्री बन रहे हैं, लेकिन लागू इंडिया में हो रहे हैं, जिनका वेस्टर्न इंटरेस्ट इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म को सर्व करना था। तो उसमें इंडियंस का इंटरेस्ट नहीं था, जिसका सीधा अंतर आपने देखा, कोई फूड ग्रेन स्टॉप करने की पॉलिसी नहीं है जो मुगल समय में थी। फैमिन का कंपैरिजन, अकाल का कंपैरिजन कर लीजिए आप, 18th सेंचुरी एंड मिड 18th, मैं मुगल टाइम की भी बात नहीं करता, 18th सेंचुरी एंड मिड 19th सेंचुरी का फैमिन कंपैरिजन कर लीजिए, आपको फैमिन कंपैरिजन मिल जाएगा। एडवांस लोन सिस्टम आप 18th सेंचुरी एंड मिड 19th सेंचुरी का कंपेयर कर लीजिए, आपको एडवांस लोन सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे तकावी ऋण ज़्यादा दिए गए, कहाँ पे माफ़। अकबर के समय में तो ये तक भी सिस्टम हुआ करता था जो 18th सेंचुरी तक भी रीजनल स्टेट्स ने फॉलो किया। मैं बार 18th सेंचुरी पढ़ा रहा हूँ, नाम अकबर का ले रहा हूँ, मैंने अभी बोला कि कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। मोर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम वही चलता रहा जो मुगलों वाला था। तो तकावी ऋण जब दिए जाते थे तो बारिश कम पड़ने के मौसम में आपको पता था कि मोरेटोरियम दिया जाता था, एग्जम्पशन भी दे दिया जाता था रेवेन्यू से कि रेवेन्यू मत दीजिए, 2-3 साल का मोरेटोरियम दिया जाता था। और ये पहले के लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। ब्रिटिश पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ऑनरशिप ऑफ द लैंड उसकी होती थी जो खेत को जोतता था, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि लोकल विलेज सिस्टम की हेरिडिटरी पैट्रियार्कल सोसाइटी के सेटअप को कभी भी तोड़ने का प्रयास मुगलों ने और बाद वाले रीजनल स्टेट्स ने उस लेवल पे नहीं किया है। अंग्रेज़ों ने इसे ख़त्म करके रख दिया, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो पॉलिटिक्स में ये इंपॉर्टेंट चेंज आ गया। रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रेवेन्यू कलेक्शन कैपिटलिस्ट माइंड सेट को सर्व करके रखा गया, चाहे वो महलवाड़ी था पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंसेस में, चाहे वो रैयतवाड़ी था बॉम्बे मद्रास में, चाहे वो ज़मींदारी सेटलमेंट था बंगाल में। तीनों को रखने का पर्पज़ ये था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स पेनिट्रेट कर पाएँ लोकल सिस्टम में, और कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू हार्नेस किया जा सके फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटेन एंड ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन द इंडिया। लेकिन इसके पहले अगर आप रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन का बेसिस ये हुआ करता था कैसे स्टेट कंसोलिडेट हो, कैसे स्टेट की एनरिचमेंट हो, और कैसे एज अ कंट्री ग्रोथ की जाए। मुद्दे की बात यह है कि रेवेन्यू उतना ही लिया जाता था जितना लेजिटिमेट राइट माना जाता था, मतलब शरिया के तहत जितना अलाउड है उतना ही लेजिटिमेट, उतना ही लगान लिया जाता था। और वो भी कैटेगरी डिसाइडेड थी कि इस तरह की ही कैटेगरी में आपने लेना है, खम्स लेना है, जजिया लेना है, ये
3-4 तरह के टैक्सेस लेजिटिमाइज किए गए थे, सिर्फ वही वसूले जाते थे। उनकी दर भी उस तरह से रखी जाती थी कि जो कि लेजिटिमाइज्ड हो उसी सेंस में कंपेयर करके। लेकिन ज़मींदारी सेटलमेंट में हमने देखा 11th 10th सिस्टम फॉलो किया गया रेंट का। रैयतवाड़ी और मालवाड़ी में भी बहुत बढ़ा करके रेवेन्यू लगाया गया, जो कि किसान पे भी नहीं कर सकता, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो रेवेन्यू असेसमेंट्स रेलिवेंट नहीं थे, जबकि आपने अकबर के समय में देखा रेवेन्यू असेसमेंट जब्ती सिस्टम वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे रेवेन्यू प्रॉपर असेस हो। आपने देखा 10 साला सिस्टम, जिसमें 10 ईयर्स का लैंड की फर्टिलिटी, 10 ईयर्स की क्रॉप्स की प्रोडक्शन, दोनों को कंसीडर करके क्रॉप की प्रोडक्शन का एवरेज निकाला जाता था और उसका